मेरी जो गुफ्तगू है वो एक वाक़ये से शुरू होती है। पुरानी बात है, मैं एक एयरपोर्ट पे बैठा था अपने बच्चों के साथ, बेगम साहिबा साथ थीं और हमने कुछ खाने का सामान लिया वहीं से एयरपोर्ट से ही और खाने लग पड़े। सामने, बिल्कुल सामने जो बोर्डिंग में हम बैठे थे तो सामने एक फ़ैमिली थी और उस फ़ैमिली में मियाँ बीवी और एक बच्चा ही था। उस बच्चे की उम्र कोई 3.5 साल होगी और उस बच्चे के चेहरे पे इंतहा की मासूमियत थी। यानी बच्चे होते ही मासूम हैं, लेकिन कुछ बच्चे बचपन से ही मासूम नहीं होते। वो आप उन्हें पैदाइशी पैदा होने के बाद ही देखें तो आपको लगता है कि जनाब ये इनके पास मासूमियत नहीं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मासूम होते। उस बच्चे की 3.5 साल के बच्चे की जो मासूमियत थी वो गैर मामूली मासूमियत थी। यानी ये नहीं हो सकता कि उसके चेहरे को देखा जाए और आप रुके ना। बाज़ चेहरे ऐसे होते हैं उनको देख के आप रुक जाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है। तो वहाँ वजह जो उसके चेहरे को देख के रुकने की थी वो मासूमियत थी। एक 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 मासूमियत और एक मुस्कुराहट और एक आंखों की चमक। तो हम फैमिली पूरी, हमसे रहा नहीं गया, हम भी उसकी तरफ मुतवज्जह और अटेंटिव होके बड़ा ध्यान से उसको देखना। अब वो स्माइल हमने तो वो भी स्माइल थोड़ी ही देर में रैपो बिल्ड होगी, रिपोर्ट बिल्डिंग होती है। किसी के साथ आई कांटेक्ट, किसी के साथ आपका चेहरा आंखें मिली और एक नॉन वर्बल ताल्लुक बन गया कि आप किसी बाहर के मुल्क में जाए ना, तो आप किसी को आप पूरी डाल रहे हो ना, तो वो भी आगे से स्माइल लेगा, हेलो हेलो वेव करेगा। इधर आप जा रहे हो, किसी को आप थोड़ा सा ऐसे देखें, हाँ मामा की गल है तो यहाँ रैपो बिल्डिंग पे लोग थोड़ा सा ना हैरान हो। आप मुस्कुरा के किसी को देखें, ऐसे करें आप, वेरी गुड, कहेगा हाँ की गल है। तो वो रैपो बिल्डिंग जो होती है उसमें आप एक खामोशी के साथ ताल्लुक बन जाता है। तो आप दुनिया के किसी भी इंसान जिसने बच्चा उठाया हुआ है, अगर आप उसके बच्चे को प्यार कर रहे हैं और उसको ऐसे कर रहे हैं और वेव कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, तो नॉर्मली अगले को अच्छा लगता है। मेरे बच्चे को प्यार करेगा, मुझे अच्छा लगेगा, लिहाजा हम सारे उसके साथ दूर से मेरे बच्चे उसको छेड़ें। और थोड़ी देर के बाद मेरे बच्चों ने वो जो खाने पीने की चीज़ें थी वो शेयर करनी शुरू कर दी। तो अब वो बच्चे, मेरे बच्चे और वो बच्चा मिल के वो खाने लग पड़ा। उस फैमिली ने भी हम पे कॉन्फिडेंस किया और वो भी हमारे से शामिल हो गई। तो मैं इस वाक़े को सुनाने के बाद आज रिकॉल करता हूं तो मुझे समझ आती है कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे का रिस्क उसके चेहरे की मुस्कुराहट में रखा हुआ था, उसकी मासूमियत में रखा हुआ था। जिस तरह एक चेहरे में अल्लाह ताला ने रिस्क रखा हुआ था, वो अच्छा रिस्क क्या था जरा सुनिए। रिस्क वो जो खाना था, शेयर करना सिर्फ वो नहीं था। रिस्क की शक्ल ये भी थी कि हमें उस पर प्यार आया। किसी को आप पे प्यार आता है, ये रिस्क है। कोई आपका एहतराम करता है, ये भी रिस्क है। कोई आप पे ट्रस्ट करता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अल्लाह ने कहीं ना कहीं हमारा रिस्क रखा हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है कि अल्लाह ने जहां रिस्क रखा हुआ है, आप उस सिफ्त को रोल दें। पंजाबी का वर्ड रोल दें, खजल कर दें। यानी अल्लाह ने आपका रिस्क रखा हुआ है, फर्ज कीजिए याददाश्त में। पता है कईयों की याददाश्त में रिस्क होता है, उनकी याददाश्त ऐसी होती है वो रिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। पैसा रिस्क की एक शक्ल है, सिर्फ रोटी रिस्क की एक शक्ल है। आपके पास इंतहा का पैसा है और बहुत सी रोटी है, लेकिन आपकी इज्जत नहीं है, आप गरीब हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका दोस्त कोई नहीं है, आप गरीब है। हज़रत अली करमल्लाह वजह सबसे गरीब वो है जिसका दोस्त कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। आपके पास सिर्फ पैसा है, रिश्ते नहीं है, आप गरीब हैं। तो रिस्क की कई शक्लें। अच्छा, आपके पास सब कुछ है, इज्जत भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, रिश्ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सेहत नहीं है, आप गरीब हैं। सेहत बहुत बड़ी दौलत है। रिस्क की एक शक्ल सेहत है। ये जिस्म में जो तवानाई है, एनर्जी, ये रिस्क की बहुत बड़ी शक्ल है। हम सब जानते हैं हम कोई ऑफिशियल काम करें, लेकिन अल्लाह ना करे अल्लाह ये ना भी करें, हमारे पास हाथ पांव कुछ है तो हाथ पांव मार के कुछ तो कर ही लेंगे। ये क्या है? ये वो रिस्क है जो अल्लाह ने एनर्जी की शक्ल में बॉडी में रखा है। हम उसके जरिए कुछ ना कुछ तो कर। मुझे किसी ने कहा शाह साहब आज आप ट्रेनर बन गए हैं, इतने इदारों में पढ़ाते हैं, बॉर्डरलेस वायरल हो गए हैं, मिलियन बिलियंस आपके व्यूज हैं और इतनी फॉलोइंग है, लोग आपको पहचान जाते। फर्ज करें ऐसा ना हो और वापिस हो। मैं कहा मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, वहीं से शुरू किया था ना, 2 बच्चों को लेके बैठ जाऊंगा, पढ़ाना शुरू कर दूंगा, दाल दलिया चलता रहेगा। यानी आप सब के सब अगर ये आज ना करें और मिनिमम जिंदगी को सोचें तो कोई ना कोई अल्लाह ने सिफ्त ऐसी दी है जिससे दाल दलिया। अच्छा, मैं वापस आऊंगा। अल्लाह ने कहीं ना कहीं रिस्क रखा होता है कि मजदूर के जिस्म में रखा हो। वो
ट्रॉली पे, रेडी पे चीजें डाल के, ईंटें, बजरी, सीमेंट डाल के उतना काम आप नहीं कर सकते। अगर करें आपका जिस्म रह जाएगा, बाजू रह जाएंगे, खलिए पड़ जाएंगे। अल्लाह ने उसको, आपको पता है जो ईंट उठाने वाला है वो हर मजदूर नहीं उठा सकता, थोड़ी बहुत तो उठा कर, ये जो प्रॉपर ऐसे करके कहना भाऊ जी तीसरी मंजिल तक मैं चढ़ा जाऊंगा, एनी इट्टा ने एने पैसे लगाऊंगा। आप हैरान होते हो यार, ये क्या काम। वो पूरे का पूरा जो ट्रक अनलोड हुआ होता है उसको सर पे रख के ईंटें तीसरी मंजिल पे पहुंचा देता है, और शाम को आपसे मांगता जी दे जी मेरा 1200 रुपया मेरा बनता। आप कहते जी आम मजदूर तो 700 ले रहा है, मिसाल लीजिए, वो कहते जी मेरी 1200 रुपया मजदूरी है, मैं इस काम का एक्सपर्ट हूं। अल्लाह ने वो जो वजन उठा के छत पे चढ़ाना है वो कहां रखा हुआ है, उसके अंदर, वो उसके अंदर कहीं जिस्म में रख दिया, और वो उसका क्या बन रहा है, रिस्क। ऐसी कुछ लोग केयर टेकर बड़े अच्छे होते हैं, चौकीदारी, याद रखिएगा चौकीदार बकायदा एक पेशा है, बकायदा एक फन है, बकायदा एक आर्ट है। नहीं समझे? चंद दिन पहले किसी स्कूल में वाकया हुआ, मुझे को बता रहा बंदा वाकया कि उसने कहा कि जी वहां से छोटी बच्ची, फर्स्ट डे था उसका स्कूल में, वो बच्ची वहां से निकली और गुम गई। तूफान आ जाता है यार। आप जिसकी कोई छोटा बेटा या बेटी, या जस्ट इमेजिन आपको स्कूल से कॉल आए कि जी आपका बच्चा स्कूल में ही नहीं है। अच्छा, वो स्कूल में उन्होंने ढूंढना शुरू किया, वॉशरूम्स, कमरे, पूरे स्कूल की बिल्डिंग। इससे पहले कि पुलिस बुलाई जाती तो उन्होंने कहा कि हमने कैमराज में से रिकॉर्डिंग निकाली, तो जो चौकीदार था वो सोया हुआ था। जो चौकीदार सो जाता है वो चौकीदार नहीं होता, याद रखिएगा। चौकीदार एक चौकस काम है। अल्लाह ने वो चौकस रहने में, अलर्ट रहने में, ऑब्जर्व करने में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, इस एबिलिटी में उसका रिस्क रखा हुआ है। वो वेपन उठा के बैठा, बेशक सोटी उठा के, डंडा उठा के बैठा है, ये उसका आर्ट है, उसका फन है। अल्लाह ने इसी में उसका रिस्क रखा हुआ है। आप देखेंगे कुछ लोगों का जो रिस्क है वो खुश इखलाकी में होता है, बल्कि खुश इखलाकी बहुत बड़ा रिस्क है। आपकी खुश इखलाकी से ही बड़े काम हो जाते हैं। मेरे भाई गौर कीजिएगा, वो आसानी जो आपको मिलती है वो एक रिस्क की शक्ल है। आपकी एक मुस्कुराता चेहरा एक रिस्क की शक्ल है, आपकी खुश इखलाकी एक रिस्क की शक्ल है। आपके छोटे छोटे एथिक्स, कैरेक्टर, मेहनती होना, वादा पूरा करना, डटे रहना, लगे रहना, वो क्या है, वो रिस्क है। और जरा गौर कीजिएगा, दीन ने तमाम वो चीजें जिनसे मना किया है वो रिस्क को खत्म करती हैं। क्या बेईमानी, क्यों खत्म करती है? अगर फर्ज कीजिए लोग जानते हो आप बेईमान हैं, वो आपको मौका नहीं देंगे, और मौके का ना मिलने का मतलब है आपने अपने रिस्क के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। इसलिए मार्केट में, बिजनेस वर्ल्ड में साख एक वर्ड है। क्या वर्ड? साख। साख इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस। हट्टी से, दुकान से, फैक्ट्री से, कारोबार से ज्यादा कीमती चीज का नाम क्या है? साख। इंप्रेशन, आपके बारे में परसेप्शन, यार ये बड़ा ईमानदार इंसान, ये बड़ा कमिटेड इंसान। ठीक है जी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो ऑनरशिप है, ये ऑनरशिप की क्वालिटी बहुत बड़ा रिस्क है। किसी के काम को अपना काम समझ के करना सारी रिस्क है, ये एक खूबी है, और ये खूबी बहुत ज्यादा रिस्क में कन्वर्ट होती है। अल्लाह उनको बहुत ज्यादा देता है जो जिम्मेदार होते हैं। क्या बोला मैंने? जिम्मेदारी एक ऐसी खूबी है, ये आपकी 1000 खामियों को कवर कर देती है और आपको रिस्क मिलना शुरू हो जाता है अगर आप जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी का मतलब यह है कि आप उस काम को अपना काम समझ के करें। जैसे वो किसी ने वायरल, पहले किसी और की वीडियो, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं कि हम सब के सब कहते हैं हमारा मुल्क है, हमारा सूबा है, हमारा शहर है, ठीक है जी, हमारा टाउन है, हमारा घर है। लेकिन जैसे हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो हम ये नहीं कहते हमारी बीवी है, हम कहते मेरी बीवी है। कभी सुना है कभी आपने कोई कह रहा हो हमारी बीवी है? हमारी तो नहीं हो। अच्छा, आपने कभी नहीं कहा हमारे बच्चे? हाँ, हमारे मियां बीवी खड़े होकर दोनों कहते हमारे बच्चे, लेकिन हम कहते हैं मेरे बच्चे। आपने कभी नहीं कहा हमारी कार है, आप कहते हैं मेरी कार है। मैं नहीं कहूंगा ये जो है ये हमारा पर्स है, ये हमारा सेलफोन है, ये मेरा है। हम नेबलर को कहते हैं ये साकिब अजहर साहब का, ये फैसल साहब का। यकीन कीजिए आप में से जो भी ये समझता है ये मेरा है, वो जिंदगी में तरक्की ज्यादा करेगा। जो भी अपने जिस भी ग्रुप में सर्व कर रहा है, जहां पर भी काम कर रहा है,
वो एक काम करते हुए सोचता है ये मेरा काम है यार, ये मेरा इदारा है, ये मेरी एक ऑनरशिप। पता नहीं इदारे को उसका क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं उसकी जिंदगी में अल्लाह बरकत ज्यादा शामिल करेगा। क्योंकि ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को कबूल करना एक ऐसी खूबी है जो रिस्क में कन्वर्ट होती रहती है। यही वजह आपकी अगर साख कायम है, आपकी परसेप्शन कायम है, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह ताला सारी जिंदगी आपके रिस्क के बेहतर से बेहतर बंदोबस्त करता रहता है। सर फ्रॉडिया कौन होता है? फ्रॉडिया वो होता है जो एक बार इकट्ठा कर लेता है और अपना इमेज खराब कर लेता है, और इमेज खराब करने की वजह से अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद हो जाते हैं। समझदार बंदा कौन होता है? क्यों हमने बचपन से कहानी पढ़ी कि बतख के सोने का अंडा देती थी, मुर्गियां बतख की कहानी थी, और वो किसी शेख चिल्ली ने गालिबन कहा जाता है जी उसको जिबा किया कि सारे निकाल लो, अंदर से कुछ भी नहीं निकला। तो ये कहानी छोटी कहानी नहीं है, ये कहानी बताती है कि सब्र का फल मीठा है। ये कहानी बताती है कि जो आराम आराम से चलते हैं आखिरकार वो कहीं पहुंच जाते हैं। ये कहानी बताती है कि जिस रब ने आज मुकम्मल बंदोबस्त रिस्क के किए हैं वो रब कल भी करेगा, 10 साल बाद भी करेगा, आखिरी सांस तक करेगा। फिर बेसब्रापन खत्म हो जाता है, फिर जल्दी से आगे बढ़ना खत्म हो जाता है। फिर पता होता है यार, एक लम्हे के लिए सोचिएगा पिछले साल से ये साल अच्छा नहीं है क्या? कई हवालों से यार, इंडिविजुअली सोचिए। एक्सेप्शन है किसी की मुर्गी इस साल गुम हो गई है कोई वाकया जाती ना किसी का हो, लेकिन जर्नली में बात कर, क्या अल्लाह ने पिछले साल जो हमारी परसेप्शंस थी, मैं साकिब अजहर साहब, फैसल साहब, मेरी टीम, जब हम पिछले साल मिले थे, जो हमारी काम के बारे में परसेप्शन थी उससे शायद हम 100 गुना ज्यादा आगे, 100 गुना ज्यादा। उस वक्त शायद ये ऑफिस नहीं था, चीजें नहीं थी, इतनी बड़ी टीम नहीं थी, इतने ऑफिस नहीं। आज अल्लाह ने उससे कई गुना ज्यादा करम किया। आप जरा देखिएगा आपकी जिंदगी में अल्लाह ने कई करम किए, कई आसानियां हुई। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऑनरशिप ये एक अपनी खूबी है। ये किसी बॉस की डिमांड हर एक की होती है, लेकिन मैं कहता हूं उसकी डिमांड ना भी हो। ये हमें सोचना चाहिए कि हम में रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें ऑनरशिप, हम किसी के काम को अपना काम समझ के करते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम कहते हैं मेरा मुल्क है, मेरा सूबा, मेरा शहर, मेरा टाउन है, मेरी गली है, मेरा घर है, ये सब चीजें मेरी हैं। जब आप ऑनरशिप लेते हैं, ये मेरा काम है, मेरा दफ्तर है, ये मेरी जिम्मेदारी है, जब आप ऑनरशिप लेते हैं तो ये खूबी, एक खूबी आपको जिंदगी में, जिंदगी के कई मकामों पे पे बैक करती। जिस तरह एक मासूम बच्चे की मासूमियत में अल्लाह ने रिस्क रखा हुआ है, उस पर किसी को प्यार आता है, कोई चॉकलेट उसको दे देता है, कोई आसानी पैदा करता है, कोई जाते रहते उसको कहता है मेरा काका, प्यार दे रहा है ना, रिस्क। इसी तरह हमारे अंदर जो खूबी, जो एक प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा पे करती है, पे बैक करती है, वो ऑनरशिप है। काम को अपना समझना, काम में ये समझना कि मुझे मेरे काम का पहली को इनाम तनख्वाह की शक्ल में जो मिलेगा मिलेगा, मेरा रिवार्ड है, लेकिन रिवार्ड का एक हिस्सा अल्लाह ने कहीं रख दिया। मेरी नेक नीति, मेरा सिंसियर होना, मेरा कमिटमेंट, मेरी ऑनरशिप, मेरा कुर्बानी देना, उसका सिला एनेबलर नहीं दे सकता। सर किसी इदारे में भी आप हैं, वो सिस्टम नहीं, एक और निज़ाम है, वो अल्लाह का निज़ाम। हमारा यकीन होना चाहिए कि उस निज़ाम के तहत कुदरत हमें जिंदगी में कई जगह पे बैक करती रहती, उसकी कई शक्लें, उसकी कई शक्लें खबर नहीं है। मैं मसलन अक्सर देखता हूं, खूबियों की बात करूं, मेरी कई ऐसी क्वालिटीज जो मैंने एक्वायर की है। मैं पैदाइशी तो नहीं बंदा, ये तो नहीं होता ना, मैं हमेशा कहता हूं कि पैदाइशी दाई आई, उसने कहा जी बड़ा लाइक है। मैंने कई ऐसी खूबियां जिनको एक्वायर किया, लर्न किया, उस्तादों से सीखा है, और उससे मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने बहुत से फायदे दिए। मसलन मैं कुछ खूबियों की बात करूंगा जो मैंने एक्वायर की, लर्न की, पॉलिश की, कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पे छोटे से छोटे बंदे को भी अहम समझना। हम सबको ये समझना चाहिए कि चाय बना के लाने वाला भी एक इंसान है, उसका भी कोई छोटा सा रोल है। सब सलामत तो हम सलामत, वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला। ये हम कहते हैं ना, ये माइनस हो जाए। आपका शऊर जितना ग्रो करता है, तरक्की करता है, आप ऊपर जाते हैं, आप दुश्मन के लिए भी दुआ करते हैं, फिर या बारी ताला ये ना होता मैं यहां ना पहुंचता, ये जुमला ना किसी ने कसा होता मैं यहां ना पहुंचता, ये तनकीद ना होती मैं यहां ना पहुंचता, ये हर्डल्स ना होते मैं यहां ना पहुंचता, ये मुश्किलात मेरी जिंदगी में पैदा करने वाले लोग ना होते तो मैं यहां ना पहुंचता। और उससे भी ऊपर का दर्जा जो दरवेशी का दर्जा है, आप उनके लिए अच्छा मांगते हो, या बारी ताला इन पे करम कर दे, ये मेरी मुखालफत करते रहे, ये मेरे खिलाफ रहे, इन्होंने रोड़े अटकाए, इन्होंने प्रोपेगेंडा, मेरे मालिक तो मेहरबानी कर, दिल से आप कहते हैं, तकलीफ से नहीं कहते, आप दिल से कहते हैं या बारी ताला
तू मेहरबानी कर दे। ये है एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक आला मकाम, एक बड़ा दरवेशों वाला मकाम। मैस्लो हायरार्कीज कहते हैं बड़े लोगों में जो क्वालिटीज पाई जाती हैं उसमें क्वालिटी फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस है, वो निकल जाते हैं आगे। बाबा इशफाक, मुझे याद है वो उधर दास्तान सराय में को आता था ना, जब जाने वो कहता था शट द डोर बिहाइंड, आगे जाना पिछला दरवाजा बंद करो। ये बड़े लोगों की खूबी, लाइफ में भी शट द डोर बिहाइंड, आगे जाने के लिए पिछला दरवाजा बंद करें। जो गुजर गया आगे देखिए ना जी। अगर आपका माइंड हर वक्त माजी में ही रहता है, आप एक हेल्दी इंसान नहीं है। आपका माइंड अगर हर वक्त खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर, खुद ही आर्ग्यू, खुद ही गुमान पैदा करता रहता है, एक हेल्दी माइंड नहीं है। कभी फेज हो सकती है भाई, बंदा परेशान हो। लेकिन अगर अक्सर ऐसा होता है, कीप इन माइंड, माइंड हेल्दी नहीं है। जैसे बॉडी हेल्दी नहीं है तो उसका साइन क्या है बताएं? फटीग फील, मेटाबॉलिज्म का अच्छा ना होना, इम्यूनिटी का कम होना, 6 बार दवाई खाना, एक साल में 6 बार दवाई खाना साइन है आपकी बॉडी को बहुत अच्छी बॉडी नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट मेंटली हेल्दी, कीप इन योर माइंड देयर आर 3-4 साइंस। वापस टॉपिक पे आऊंगा। द वन साइन इज दैट यू आर इन द फीलिंग ऑफ गिल्ट। सच्ची तौबा नहीं किया आपने जिंदगी। सच्ची तौबा का मतलब यह है कि ये ईमान और यकीन मेरा अल्लाह माफ करने वाला। सच्ची तौबा का मतलब यह कि ये पूरे यकीन से कहना, ईमान से, दिल से मान के कहना मैं आइंदा नहीं करूंगा। सच्ची तौबा का मतलब यह है कि पलटना अपने रब की तरफ, अपने गुनाह से, गलती से थक के पलटना। यह है सच्ची तौबा। जिस बंदे की भी जिंदगी में याद रखिएगा गिल्ट होगा, वो मेंटली नॉर्मल नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं होगा, सेहतमंद ज़हन नहीं होगा, मुस्बत नहीं सोच सकेगा, वो ऑटो मुस्बत नहीं होगा, उसका ऑटो मनफी होगा। वो हर चीज को मनफी के एंगल से लेगा, धक्का लगा के मुस्बत करेगा। जो ऑटो मुस्बत होता है और उसको मनफी होना पड़ता है, वो नॉर्मल है। नहीं बात समझ में? मैं आपको बात समझा रहा हूं, मैं एक आवाज में समझा। फर्ज करें मैं चीख के समझाना शुरू कर दूं और ये मेरी आदत बन जाए, नॉर्मल नहीं है। मुझे कभी चीखना पड़े नॉर्मल है शायद, लेकिन मैं अगर हर वक्त चीखूं तो ये क्या है? ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह अगर एक बंदा मुस्बत सोचने की बजाय मनफी सोच से शुरू करता है और फिर मुस्बत उसे करना पड़ता है, वो भी नहीं होता, मुश्किल से होता है। ये क्या है? नंबर 2, एक हेल्दी माइंड का बड़ा साइन प्रेजेंट में रहना। बहुत ज्यादा मुस्तकबिल में रहना भी पॉजिटिव नहीं, और बहुत ज्यादा माजी में रहना, बल्कि ज्यादातर लोग तो माजी के गुलाम होते, माजी में जी रहे होते, उनको पता नहीं लग रहा होता, वो हर वक्त माजी के में कहीं। आपको कुछ लोग मिलेंगे, कुछ फैमिलीज, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, वो बैठेंगे थोड़ी देर, यार हमारा मैट्रिक का जमाना बड़ा अच्छा होता, यार वो बड़ा जबरदस्त, वो साइकिल की काठी पे ले, वो हर वक्त यही कर रहे हैं। जुमला ना भूलिएगा, जिसके पास हाल नहीं है उसकी सबसे बड़ी निशानी माजी को डिस्कस करते। हर वक्त माजी में रहने वाला, माजी की बातें करने वाला एक हेल्दी इंसान नहीं। नंबर 3, अगर आप ऑटो उदास रहते हैं, खुद ब खुद ऑटो डिप्रेस, ठीक है कि नहीं? म्यूजिक चल रहा है अच्छा सा, आप रोने लग पड़े। शादी के फंक्शन में आप बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं ओ जी मेरा नाना इस वेले होता था कितना मजा आता, उन्हें हुक्का ही पीना सी, उन्हें की करना सी इस वेले। यानी आपको अचानक से आप उदास होते हैं। दी 4th साइन, इसी में मिनिमम आपको बता रहा हूं, एक अनहेल्दी माइंड मूड स्विंग्स का शिकार होता है। उसकी बाहर की चीजें उसको ऑपरेट नहीं कर रही होती, वो अपने अंदर से ऑपरेट हो रहा होता है। अब अंदर फर्ज करें खजां आई है, बाहर बहार है, तो असल में क्या है? खजां, क्योंकि अंदर खजां है ना। वो मूड्स के जरिए हाईजेक्ट होता है। मूड जो है, मूड ने पकड़ा उसको, मूड ने धड़म मारा, अब वो धड़म मारे की कैफियत में फिर रहा है हालांकि धड़म किसी ने भी नहीं मारा। ये मैं आपको कुछ साइंस बता रहा हूं, वापस आऊंगा। मैंने देखा कि जब आप क्रेडिट देते हैं कि यार ये सब है, तो निजाम चल रहा है। ये एक हेल्दी साइन है, हेल्दी माइंड का साइन है, और ये एक लीडर का साइन है जो टीम की पावर को मानता है, जो टीम बना सकता है। पाकिस्तान में हमारा तो बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारे ज्यादातर ट्रेनर्स जो टीम बिल्डिंग पढ़ाते हैं उनकी अपनी टीम ही नहीं है। वजह वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि सब है तो निजाम चल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक अच्छी खूबी है, यानी मैं पहली खूबी क्या होगी? सबको क्रेडिट देना। जो मैंने कहा कि बाहर जो गार्ड बैठा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एक अच्छी खूबी यह है कि आप खुश अखलाकी से बात करें।
एक बात जिसको कहा जा सकता है बेहतर अंदाज से, उसको बेहतर अंदाज से ही कहें भाई। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम सच बोलने की वजह से नहीं है जितनी सच बोलने के तरीके की वजह से। क्या समझे? तरीकाकार गलत है और आप हर्ट कर देते हैं, आप उड़ा देते हैं। आपको आदत पड़ गई है, जिसे हम वो अपनी टर्म में कहते हैं शर्मन टैंक। आप हर वक्त बुलडोजर हैं। आप बुलडोजर क्या कर रहा होता? उड़ाई जा रहा होता बिल्डिंग। आप हर वक्त बुलडोज कर रहे हैं, तो क्या होगा जनाब? आपकी जिंदगी में बंदे कम हो जाएंगे। बिलखसूस बता रहा हूं, अगर आपका वास्ता लोग आप में से जो भी पब्लिक डीलिंग कॉल पे या फिजिकल करता है, उसको बड़ा खुश अखलाक इंसान होना चाहिए। कुछ लोगों में उनकी बदकिस्मती होती है, वो सामने वाले का घटियापन जगाने के एक्सपर्ट होते हैं। बंदा लड़की जाता है, वो पुलिस वाले ने पर्चा नहीं करना ना, वो पर्चे की नौबत पे ले जाएंगे, वो वार्डन से चलान करवा के निकलते हैं। वो करना नहीं चाहता, वो सुबह नीयत करके या अल्लाह मैनू हक लाल दी कमान दी, वो जेन ओनू गल है जी कहते तू राम कराम कमान निकलिया, वो कहे की क्या तू, वो अल्लाह और राम कमांदा ही नहीं है, उन्हें एक बुड़बुड़ कीता सिर्फ, और उसके बाद वो जनाब ते वो कसून मुका शुरू हो जाएगा काम। जनाब मीठे बोल में कुछ भी नहीं लगता, इखलाक से बात करने में कुछ भी नहीं लगता, दिल रख लेने में कुछ यार कभी हो सकता है ना यार बंदे को कुछ। आप फर्ज करें हर वक्त आप हॉट है, तो फिर जनाब आप हॉटमेल पे हैं फिर तो गए आप क्या ख्याल है? तो आपकी जिंदगी मुश्किल होगी। यानी मैं ह्यूमन रिसोर्स, मैंने पता नहीं कितनी को सब्जेक्ट की किताबों में पढ़ी है, लेकिन एक प्रिंसिपल मैं समझ गया हूं कि कोई भी बंदा जिसका टेम्परामेंट का इशू है और उसको पब्लिक डीलिंग आप दे दें, वो उड़ा के रख देगा सब। उसको अकाउंट्स दे दें, डाटा दे दें, पॉलिसी दे दें, पीछे बैठ के काम कर ले, काट तू काट, तेरी मेहरबानी स्ट्रेन गन ना कड्डी, पिस्तौल ना कड्डी, क्योंकि इत्थे पई हो की समझे, वो कूरी च पई है, नहीं समझे, वो जरा मुंह बनाने च पई है, उन्हें पता नहीं लग रहा होगा। सर याद रखिए, एक नुस्खा बताने, इंप्रूव वो करता है जो रिफ्लेक्ट करता है मैं क्या करता हूं। जो पीछे मुड़ के रिकॉल करता है यार ये मैं करता क्या हूं, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जो बंदा अपनी तन्हाई में बैठ के अपने साथ लड़ना शुरू करता है, अपने चुभने वाले कोनों को रगड़ के मुलायम करता है, यार मैं ही कून नहीं मारता जा रहा हूं और मैं कहता हूं क्यों मजदे पे हो, हालांकि मैं मार रहा हूं। बेसिक प्रिंसिपल इज, इसीलिए कहा जाता है क्यों चाइनीज प्रवर्ब है, अगर दुकान खोलनी है तो मुस्कुराहट चेहरे पे से जाओ, नहीं तो नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, चाइनीज प्रवर्ब है, दुकान बंद कर दो, क्योंकि दुकान चलाने के लिए मुस्कुराहट चाहिए। सौदा बिके ना बिके यार, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। क्या समझे? किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहीं कोट किया कि हम इलाज करवाते हैं, बाज़ औक़ात इलाज नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं दुआ करनी छोड़ देनी चाहिए, दुआ तब भी जारी रखनी चाहिए। मुस्कुराहट का मतलब है भाई आपका सामान नहीं बिक रहा, उससे भी आपका इखलाक अच्छा है जो नहीं खरीद रहा, कोई मसला नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो आपकी मुस्कुराहट तो लेकर जाएगा ना, वो अच्छा तासुर तो लेकर जाएगा ना। तो जनाब आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आपका रवैया इखलाक एक ऐसी खूबी है जो रिस्क में कन्वर्ट होती है। खुश इखलाक लोगों का रिस्क ज्यादा होता है। खुश इखलाक लोगों को लोग अपने रिस्क में शामिल करते हैं, और जी रोटी खिलाइए था। बद इखलाक बंदा महदूद होते होते आखिरकार क्या होता है? तंग हो जाता है। नेक्स्ट खूबी, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड डे गुजारा करें। क्या बोला जी? वेल ऑर्गेनाइज्ड डे, मतलब हैव अ प्लान। कोशिश करें एक दिन पहले अपनी तमाम टास्क लिख के काम पे आया करें। हो सके एक दिन पहले बताया करें जनाब ये मेरे काम पड़े हुए मैंने कल करने। हो सके तो डे को क्लोज करते हुए डे का एनालिसिस किया करें, मेरा वक्त कहां जाया गया, मैंने बेहतर कहां इस्तेमाल किया, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट खूबी क्या है? दिन खत्म होने से पहले पूरे दिन की फिल्म 5 मिनट के लिए चला के देखा करें आज दिन क्या था, आज के दिन में क्या क्या था, आज मेरी लर्निंग क्या थी, आज मेरी गलतियां क्या थी, मुझे कहां इस्लाह की जरूरत है। यार खुदा के लिए ज़हन में रखिए, आप अपनी इस्लाह खुद करने शुरू कर दें, नहीं तो चौराहों पे मुक्कों से होती। अपनी इस्लाह खुद करने, गालियां निकाल के लोग इस्लाह करने की कोशिश दूसरों की कर रहे होते हैं। खुद कर लें प्लीज। ये जेल की सुराखों में कितनी दुनिया पड़ी हुई है, जाके देखिए उनका क्या प्रॉब्लम है। अक्खड़ जिद्दी लोग हैं ज्यादातर। क्रिमिनल होने से पहले बंदा अक्खड़ जिद्दी होता है, याद रखिए, फिर उसके बाद क्राइम होता है। क्राइम बाद में होता है, क्राइम से पहले जो चीज होती है वो क्या होती है? ईगो। इगोइस्टिक बंदा क्राइम करता है, मैं करूं,
और यही वजह है कि तमाम दुनिया के दरवेश, फकीर, बड़े लोग, नेक लोग, उनके पास आने वालों की ईगो का कील निकाला जाता है, पांडित हो जाके जुतियां सीधियां कर, और वो देखते हैं ये अंदर से कर रहे हैं ऊपर से कर रहे हैं, पता लग जाता है। आपको वाकई कोई एहतराम करते हुए आपकी जूती सीधी कर दे, आपके लिए दरवाजा खोल दे, आपको पता, और ड्रामेबाजी करे तभी आपको पता लग जाता है। आपको पता लग जाता है तो बड़े नेक इंसान को क्यों नहीं पता लगता होगा, उसको पता लग जाता है यार ये दिखावा कर रहे हैं, ये क्या है, ये अंदर से कर। तो मेरे भाई याद रखिए, इस दुनिया में ईगो वालों के प्रॉब्लम ज्यादा है। काम में प्रोग्रेस ईगोलेस बंदे ज्यादा करते हैं, नहीं समझ आई। सो ये सारी की सारी जो बातचीत थी तकरीबन कुछ 40 मिनट की, ये मैं यहां कंक्लूड कर रहा हूं कि अपनी उन खूबियों की, इस जुमले के साथ कंक्लूड कर रहा हूं, खुदा के लिए जो अल्लाह ने जहां रिस्क रखा उसकी हिफाजत करें। जिसकी मासूमियत में रिस्क है उसको अपनी मासूमियत की हिफाजत करें, जिसके इखलाक में रिस्क है उसे इखलाक की हिफाजत, जिसके डाटा याद करने में हिफाजत करनी चाहिए, जिसके मेमोरी में है मेमोरी की हिफाजत करनी चाहिए। देखिए ना, अपनी तिजोरी पे डाका नहीं होना चाहिए ना। अगर आप अपनी तिजोरी को पे खुद ही डाका डाल दें, उस पर डाका नहीं होना चाहिए, उसको आप प्रिजर्व करें और अपने काम की कदर करें, अपने काम को अपना काम समझें। ये आपका अपना काम, ये आपकी ऐसी खूबी है जो आज नबलर में है। अल्लाह करे नबलर ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे, मैं कहता हूं आप जिंदगी में कहीं भी होंगे, ये जो ऑनरशिप की खूबी है ना, ये आपको बहुत आगे लेकर जाए। और खुदा ना खास्ता जिसमें ऑनरशिप की खूबी नहीं है, उसकी लाख डिग्रीज हैं, लाख चीजें हैं, लेकिन वो जिंदगी में कहीं ना कहीं स्टक जरूर हो जाएगा। और उसके स्टक होने की रीजन ये होगी जी मेरा काम तो नहीं, ये मेरा काम तो नहीं। क्या समझे? मैं फिर आखिरी ये बात कहते कहते क्लोज कर दूं, मैंने ज्यादा ग्रो करते उन लोगों को देखा जो दूसरे के काम भी करते, करवा लो यार, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं कर देता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने उनको ज्यादा तंग देखा, यार है तेरा है, मेरा है, नहीं है, मेरा नहीं है, मैं क्यों करा। यकीन कीजिएगा वो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन उसके सम्मिलेशन को होते होते कंपाउंडिंग जिंदगी में कहीं एक मुश्किल निकल आती। ये सारी बातचीत आप में से कई लोगों को लगी है मेरे वास्ते हुए, मैं चाहता ये था। इस लेक्चर की कामयाबी ये है, अगर ये लेक्चर जाके आपको लगा है ना, तो उसकी निशानी सिर्फ एक है, आपको लगा यार ये तो मेरे साथ डिस्कशन हो रही है सर की, ये तो मेरी जात का मुकालमा है, ये तो बातें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मेरे साथ नहीं कुछ जुड़ती सर, यही मैं चाह रहा था। अगर ये बातें आपके साथ कहीं रिलेट करती हैं, जो कि अक्सर सर हिला रहे हैं करती हैं, इसका मतलब है ये बातें आपके लिए थी, ये बातें सोसाइटी के लिए भी, ये उनके लिए भी जिन्होंने वीडियो सुननी है। कितने लोग ऐसे होंगे जो सुनेंगे, वो कहेंगे हाँ यार ये तो मेरा मसला है, सर ने तो बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो रिफ्लेक्ट नहीं करता, मैंने तो कभी किसी अपने कॉन्फ्लिक्ट, किसी लड़ाई या किसी जज्बात, याद रखिएगा वो ताला है जो अकल पे लग जाते हैं। जज्बाती हालत अकल नहीं चलती, रैशनैलिटी, मंतक, इमोशंस के फ्लो में कभी नहीं काम करते, ना रैशनैलिटी करती है, ना लॉजिक करता, ना दिमाग करता। क्या करता है? शट डाउन। क्या चीज कर देती है? इमोशंस। इमोशंस, गुस्सा, एक आपका इग्नाइट किया होना, भड़कीलापन, ये क्या करता है? ये रैशनैलिटी को खत्म कर देता है। लेकिन कभी काम होके, रैशनल होके सोचिए, ये जो सारा कुछ था ये क्या था, इसमें मैं कहां से बोल रहा था, क्या ये मेरी ईगो तो नहीं थी, क्या ये मेरा नफ्स तो नहीं था, क्या ये मेरा शैतान तो नहीं था, क्या ये मेरा सिर्फ वहम तो नहीं था, क्या ये मैं बहकावे में तो नहीं आया। कभी करके देखिएगा एनालिसिस, यकीन करें जिस दिन ये अपने अंदर झाती मारना शुरू करेंगे ना, उस दिन आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हम हर एक के अंदर झाती मार रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, हर एक के अंदर झाती मारते, अपने अंदर झाती नहीं मारते। कभी अपने अंदर झाती मार के देखिएगा, आपको बड़ा कुछ नजर आएगा जो निकाल देना चाहिए, अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। को पता लगेगा यार बड़ी चीजें ऐसी हैं जो मुझे आ चुकी है, आदत मेरे अंदर आ चुकी है, ख्याल आ चुका है, बिलीव गलत आ चुका है, नॉलेज गलत आ चुका है, परसेप्शंस गलत, चैनल्स जिंदगी की मेरी विंडोज गलत विंडो खुल गई हुई है, मुझे बंद करनी चाहिए, मुझे शट डाउन करनी चाहिए, मुझे मिट्टी डाल देनी चाहिए, मुझे लेट गो करना सीखना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर याद रखिएगा टॉप प्रायोरिटी आपकी क्लियर होगी, मेरा असल काम क्या है। क्या अपने नफ्स को जिताना और ईगो को जिताना मेरा असल काम है, या काम मेरा असल काम है? दोनों में बड़ा फर्क है। क्या बोला? हमें पता नहीं लग रहा था, हमारा नफ्स जीत रहा होता है, ईगो जीत रही होती है। असल में जिताना किसको होता है? मिशन को। क्या ख्याल है? फर्ज करें फुटबॉल टीम में से एक बंदा सोचे कि मैंने ही सारे गोल करने हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? कोई गोल नहीं होगा। ये सब की म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, पास करते 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 कुछ गोल्स होते हैं और वो टीम के गोल होते हैं। बेशक कि उसे अचीव कोई एक करता है, लेकिन वो टीम के गोल होते हैं। सो ये सारी गुफ्तगू आपकी अपने अंदर के साथ एक मेरी बातचीत थी, जो मैंने आपके अंदर एक मुकालमा जगा दिया। इसको सोचिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।